नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर दुनिया में जो लोग मरते हैं, 4 मुख्य कारण होते हैं। हार्ट डिजीज़ के कारण, डायबिटीज़ के कारण, कैंसर के कारण और ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़ के कारण। लेकिन इन सब में अगर हार्ट और डायबिटीज़ की बात करें तो ये साइलेंट किलर्स कहा जाता है इन्हें, क्योंकि पता नहीं चलता, एक्सटर्नल सिम्टम्स कुछ दिखते नहीं और अचानक डेथ हो जाती है। तो क्या कारण हो सकते हैं? हार्ट क्या है, हार्ट का उपाय उपचार क्या है, हार्ट को कैसे केयर करना चाहिए, इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए आज हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 एक्सपर्ट्स आज मौजूद हैं। श्योरटेक हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक देशमुख, जो कि एमडी है श्योरटेक हॉस्पिटल के, आज हमारे साथ मौजूद है। CVTS कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जन डॉक्टर आशीष बतकल भी हमारे साथ है, और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनूप पुसाटे भी आज हमारे साथ हैं। इनसे हम ये सारी बातें जानेंगे। वेलकम टू दिस प्रोग्राम सर। सर, एनीबडी ऑफ यू कुड आंसर दिस। जनरली एक कन्फ्यूजन सा रहता है लोगों में कि हार्ट अटैक क्या है, हार्ट फेलियर क्या है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ क्या है, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या है, हार्ट फेलियर एज सच क्या है। तो इसको अगर आप सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर दोगे तो वी कैन प्रोसीड फर्दर। हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है उसमें कुछ ब्लॉकेज आता है जी। तो उस ब्लॉकेज के कारण सामने जितना हार्ट का मसल होता है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड इस्चेमिया। इसमें जो भी डिसीज आते हैं बाद में इनको बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज। अच्छा। हाँ, या फिर इसमें एक तो जिनको अपन बोलते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज, वो एक होता है। दूसरा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, दैट इज इस्चेमिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, वो उसका अगला वर्जन होता है। तो ये एक इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी होता है। दूसरा, ये नस में ब्लॉकेज आने के कारण अगर सडन हार्ट उतना डिसफंक्शन हो जाता है पोर्शन हार्ट का, तो दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अच्छा। और उसी को अपन बोलते हैं कॉमन वर्ड में हार्ट अटैक। मतलब इंसान जिंदा रहता है लेकिन हार्ट डिसफंक्शन कर रहा है सर। हाँ, उतना पोर्शन हार्ट का वो जिंदा रहता है, वो बाद में बात होती है उसकी कि कितना पोर्शन इन्वॉल्व है। दैट इज कॉल्ड माइनर अटैक, जैसे अपन कॉमन पीपल बोलते हैं कि मेजर अटैक है। जब मेजर पोर्शन जब इन्वॉल्व होता है तो उसको बोलते हैं मेजर हार्ट अटैक। उसमें पेशेंट की जान जाने के चांसेस रहते हैं। अब ये हार्ट अटैक आने की वजह से हार्ट पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है तो हार्ट फेल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। अच्छा। मतलब रिलेटेड है सब एक दूसरे से? हाँ, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। और जो आपने पूछा रूमेटिक हार्ट डिसीज, वो अलग एंटिटी है। जब बचपन में एक बीमारी होती है जिसमें बच्चों के जो जॉइंट्स है इसमें स्वेलिंग आना, दर्द होना, ये सिम्टम्स रहते हैं जो 5 to 15 ईयर्स के बच्चों को हो सकता है। अच्छा। हाँ, उसमें अगर उसने ट्रीटमेंट ली तो ठीक है, लेकिन नहीं हुआ तो उसके कारण हार्ट के वॉल में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें हम उसको बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिसीज। और रूमेटिक हार्ट डिसीज में कैसा है कि मेनली वॉल को प्रॉब्लम करता है। एक तो वॉल सिकुड़ जाती है या फिर वॉल लीक होती है। ये हार्ट में 4 वॉल होते हैं, उसमें से मोस्टली माइट्रल नाम की वॉल ख़राब होती है, दूसरी आउटिक है ना। तो बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई है, सिकुड़ गई तो खुलेंगी नहीं वॉल, है ना। या बहुत ज़्यादा लीक यानी बंद ही नहीं होता वॉल जब पंप करता, तो ऐसे समय में अपने को वॉल बदलना पड़ता है, नया वॉल लाना होता है। एक तो मेटालिक यानी धातु का, या फिर प्रोस्थेटिक, बायो प्रोस्थेटिक जो कि इसका होता है, फ्लैश बोलते हो ना, उसका होता है। तो वो अपन अबाउ 60 अपन लगाते हो वॉल, है ना। मतलब ये एक कारण हो सकता है। आप कुछ कहेंगे सर? आई वुड से कि जो ले पर्सन जो बोलता है हार्ट अटैक, हाँ, वो जैसे डॉक्टर आशीष ने बताया है कि ब्लड सप्लाई की आपूर्ति होने के कारण जो रक्त का संचार है जो हार्ट मसल की ओर जाना चाहिए, वो ब्लॉकेज होने की वजह से जो सीने में दर्द होता है उसको ले पर्सन कहता है हार्ट अटैक। उसका जो सिम्टम है वो होता है दर्द और घबराहट, और उसी को हम लोग ले मैन की लैंग्वेज में कहते हैं हार्ट अटैक। जो हम टेक्निकल वर्डिंग यूज़ करते हैं वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ये कहते हैं जी। इसमें अक्सर कुछ टाइम मिलता है सर पेशेंट को रिकवर होने के लिए, या फिर बाद में अगर कुछ समय के बाद वो उसकी डेथ हो जाती है? नहीं, कैसा है कि हार्ट अटैक बोले तो सडन होता है, जो कुछ होना है एकदम से अचानक होना है। जैसे कि एकदम से दर्द होना, छाती में इतना दर्द होता है कि कुछ भी करो दर्द जाता ही नहीं, जब तक कि आप हॉस्पिटल में जाके उसका दवाई या फिर जो भी है इलाज वो करते नहीं। बहुत बार क्या होता है कि 40-50% लोग तो हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाते। ये इतना खतरनाक हो सकता है कि ऑन द वे या फिर घर के घर में डेथ हो सकती है विदिन मिनट्स। देन व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट सर रिलेटेड टू? अगर कार्डियक अरेस्ट मतलब
सडनली हार्ट की वजह से जान जाना। तो सडनली हार्ट की वजह से जान जाने का पहला कारण है हार्ट अटैक, जो कि हार्ट की खून की नली में अचानक से ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट अटैक आया और उसकी वजह से हार्ट का काम बंद हो गया, है ना। ये पहला कारण होता है। बाकी और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि कुछ अनुवांशिक बीमारी होती है हार्ट की, जैसे कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। उसमें सडनली हार्ट का जो दिल का धड़कन है 200 के ऊपर चले जाता, और ऐसे टाइम पे अगर 200 के ऊपर गया हार्ट रेट तो हार्ट पंप नहीं कर पाता, ऐसे समय भी अचानक मृत्यु होती है। ऐसे यंग लोगों में जो खेलकूद करते हैं, एथलेटिक्स, ऐसे लोगों में आपने कभी सुना होगा कि सडनली हार्ट अटैक आया। एक्चुअली वो हार्ट अटैक भी रह सकता है या फिर ऐसा यानी अनुवांशिक बीमारी की वजह से भी डेथ हो सकती है सडनली, तो उसको सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। सर इंट्रोडक्शन में मैं इन दोनों के बारे में बता रहा था कि आप कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जन और आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बेसिकली इनमें अंतर क्या होता है सर? कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जन यानी आपने सुना होगा कि बाईपास ऑपरेशन रहता है। जब हार्ट की जितनी भी रक्तवाहिनी है, धमनी है, उनमें जब नंबर्स ऑफ क्रिटिकल रहेंगे, यानी ब्लॉकेज जब क्रिटिकल रहते हैं, लॉन्ग सेगमेंट रहते हैं, या उसको हम बोलते हैं ऑस्टियल अगर ब्लॉकेज रहते हैं, जब मेन नस रहती है वो अगर इन्वॉल्व होती है और तीनों के तीनों नसें इन्वॉल्व है, तो उस वक्त हम पेशेंट को बाईपास सर्जरी एडवाइस करते हैं। बेसिकली कार्डियक सर्जन, एक्चुअली कार्डियक सर्जरी से एंजियोप्लास्टी ये ब्रांच निकला है। अच्छा, है ना। पहले शुरुआत में 70 या 80 में डायरेक्ट ओपन हार्ट ही ऑपरेशन होते थे, जैसे बाईपास होना, वॉल बदलना। अभी उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, फिर एंजियोप्लास्टीज आया, जैसे खून के नली में से जाके वहाँ पे स्टेन डाल के खोल देने का। लेकिन एक ऐसा सिंपल या थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा मुश्किल रहा, खून की नली में जो ब्लॉकेज है थोड़ा आसान रहा तो ही अपन एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ टेक्निक्स है जिसकी वजह से अपन मुश्किल ब्लॉकेज को भी खोल सकते हैं, लेकिन सभी जगह पे ये पॉसिबल नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि तीनों नसों में ब्लॉक होता है, या फिर ऐसी नस होती है कि बहुत कड़क ब्लॉक होता है, उसको नहीं खोल सकते। ऐसी जगह पे आपको बाईपास ही करना पड़ता है। जो कार्डियक सर्जन होते हैं वो चीरा मार के छाती खोल के हार्ट को दुरुस्त करने का काम करते हैं, और कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो दवा गोली के द्वारा और सूक्ष्म नलिकाएं जो है हृदय तक नसों के द्वारा डाल के छोटे छोटे पंक्चर्स से टीवी स्क्रीन में एंजियोग्राफी के मशीन पे देख के खून की ब्लॉकेजेस खोलने का काम करते हैं। जी, बड़े सिंपल तरीके से समझा आपने। तो ही इज़ द सर्जन एंड ही इज़ द फिजिशियन। अक्सर ये देखा गया है सर कि पुरुषों में हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ की मात्रा ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। कोई खास कारण होता है उसके पीछे? एक जोक जैसा आता था कि वुमेन डोंट हैव वाइफ्स। लेकिन अभी कैसा है कि बिफोर 40 ईयर्स के नीचे वाले जो लोग हैं उनमें मेल्स यानी आदमी लोगों में ज़्यादा पोर्शन है हार्ट अटैक का। लेकिन 40-50 की उम्र के बाद में वुमन और आदमी, मेल और फीमेल दोनों में भी ऑलमोस्ट इक्वल हार्ट के प्रॉब्लम्स है। हाँ, और ऐसा देखा जाता है कि जो वुमन में 50 के बाद में जो हार्ट का प्रॉब्लम होता है वो बहुत सीवियर होता है। अच्छा, यानी आदमी के से कंपेयर करें हार्ट डिसीज तो उनमें ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होता है हार्ट का। जो इनमें हार्मोन्स रहते हैं ईस्ट्रोजन, जैसे इट इज कार्डियो प्रोटेक्टिव, तो उसमें जो बीमारी से ब्लॉकेजेस होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, वो प्रिवेंट करने का कुछ पोर्शन में वो प्रिवेंट कर सकता है। अच्छा, ये हार्मोन्स जो है। और दूसरा कारण यानी आदमी लोग बहुत बार स्मोकिंग है, टोबैको है, अल्कोहल है, या फिर कोई स्ट्रेस काम का होगा, कोई स्ट्रेस है, ये सब बातें भी ऐड ऑन करता ही है हार्ट डिसीज की तरफ। मतलब कंपैरेटिवली वुमेन ये सब कम कंज्यूम करती, ये एक कारण हो सकता है। लेवल ऑफ कोर्स बाहर की दुनिया का स्ट्रेस फीमेल्स को आज भी इंडिया में कम है। हाँ, लेकिन वेस्टर्न पॉपुलेशन में देखेंगे तो ऑलमोस्ट लेडीज या फीमेल है तो स्मोकिंग या टोबैको ज़्यादा है। इवन ड्रग्स, कोकेन ये सब करती है, इसकी वजह से भी हार्ट डिसीज ज़्यादा है। विदेश हुक्का पार्लर से उन्होंने कभी कभी यंग लोगों में भी ये सब देखा गया। तो इस वजह से अपनी इधर यंग लोगों में यानी 30s में भी अभी हार्ट अटैक के पेशेंट आ रहे हैं। द यंगेस्ट आई ऑपरेटेड, अभी हम लास्ट 6 महीने में हमने किया यहाँ पे शिरोटेक में ऑपरेट, तो हिज एज वाज जस्ट 19 ईयर। 19 साल के बच्चे में बाईपास सर्जरी किया है। मतलब ये एक्सेप्शनल केसेस होंगे सर, ये रेगुलर केसेस तो नहीं होंगे। मेनोपॉज कहाँ तक हेल्प करता है सर टू क्रिएट हार्ट डिजीज इन वुमेन पर्टिकुलरली? जैसे भी सर ने बताया कि मेनोपॉज में उनके हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो उसके पास वो जो हार्ट अटैक का इंसिडेंस है वो मेल और फीमेल में ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। जी सर, अक्सर ये भी देखा गया कि
नॉर्मल रेंज ऑफ बीपी जो है वो 120-80 है। तो इसके बाद भी, इसके बाहर भी लोगों में केसेस देखा गया कि वो हेल्दी है। तो क्या कारण हो सकता है? मतलब बीपी इज़ नॉट नॉर्मल, फिर भी वो हेल्दी है। ऐसा है कि जो स्टडीज़ होती है, हाँ। जो स्टडीज़ में ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लाखों लोगों को उन्होंने 120 वाले रखे और लाखों लोगों को 140 के ऊपर वाले बीपी वाले देखे। तो दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो जिनमें ज़्यादा बीपी है उनमें ही ज़्यादा यानी रिक्स है हार्ट अटैक की। अभी हम दिन ऐसे देखते हैं अपने आजू बाजू में, इसको बीपी, इसको हार्ट अटैक नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे बीपी के लोग हैं तो उनमें ज़्यादा चांस है हार्ट अटैक आने का। अच्छा, है ना, वो उनका इंडिविजुअल, उनका खुद का अनुभव रहता है कि अरे इसको बीपी उसको तो नहीं आया, इसको बीपी उसको तो नहीं आया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि बाकी बीपी वाले लोगों को आ गया है, आ चुका या है, फिर आने हो सकता है। हाँ हाँ। एक पूछना था, जैसे इरेगुलर लाइफ स्टाइल है, मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग पीपल, लेकिन हो सकता है कि उनका वर्क कल्चर ऐसा है, फास्ट काम, ओवर स्ट्रेस्ड लोग है, इरेगुलर हैबिट हो ही जाती है, या लाइफ स्टाइल चेंजेस है, या ईटिंग हैबिट्स, इन सब के कारण भी हार्ट डिजीज़ होता है। तो इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? बिकॉज मजबूरी में उसको काम तो करना ही होता है। आपका डेली रूटीन अगर प्रॉपर शेड्यूल आपका ठीक रहा, हाँ, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि पोस्ट कोविड बच्चा भी मोबाइल यूज़ कर रहा है, वो भी रात भर लगा है व्हाट्सएप पे, और उनकी स्टडीज़ भी जो ऑनलाइन हो गए। ऑनलाइन होगी, स्कूल भी जो भेज रहा है होमवर्क वो भी मोबाइल में भेज रहा है। हाँ, तो स्कूल का काम होता है 10 मिनट के लिए, बाकी सब एक्टिविटीज़ चलती है घंटों। तो इन सब चीज़ों से इरेगुलर लाइफस्टाइल है, इरेगुलर लाइफस्टाइल होती है, नींद प्रॉपर नहीं होती है, नींद प्रॉपर नहीं हुई तो स्ट्रेस बर्डन बढ़ जाता है और आदमी रिलैक्स नहीं कर पाता है। दूसरा है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आज एक्सरसाइज का जो रोल है, ऑलमोस्ट हार्डली 30-40%, एंड मैं तो ये बोलूँगा कि हार्डली 10% फीमेल्स में 10% फीमेल एक्सरसाइज करती होंगी। 90%, 95% इंडियन वुमेन का एक्सरसाइज के नाम पे कुछ भी नहीं मालूम रहता है उनको। तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लैक ऑफ एक्सरसाइज इन हार्ट डिसीज। तो वो एक करना चाहिए, स्ट्रेस तुमको कम करना चाहिए, स्ट्रेस रिलीव होना चाहिए। ऑफ कोर्स फूड हैबिट्स इम्प्रूव करना चाहिए। ये 3 मेजर फैक्टर है। एंड मेडिकल इश्यूज जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इनका रेगुलर चेक जिनको भी है उनको रेगुलर चेकअप करना चाहिए। हाँ, अगर आपको मालूम नहीं है तो डेफिनेटली, अगर आपको हाई रिस्क फैमिली से बिलोंग करते हो आप, यानी जिनके माँ बाप में से किसी को भी डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उन लोगों के फैमिली मेम्बर्स ने भी खुद को चेकअप करना चाहिए एट द एज ऑफ 40। सो उनको मालूम पड़ेगा कि हम भी प्रोन है उस डिसीज के लिए। तो दीज आर द वे कि अपन एक सिग्नल्स मिल जाते हैं उनको कि signals टेक मिल केयर जाते ऑफ। हैं। जैसे कुछ डिसीजेज है जिसमें डिसलाइपोप्रोटीनीमिया बोलते हैं, हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया, ये सब कोलेस्ट्रॉल के कंपोनेंट्स है जो हार्ट डिसीज का ये बढ़ाते हैं, इंसिडेंस बढ़ा देते हैं। तो जिनके फैमिली में मदर फादर को है तो उन्होंने अपने बच्चों का भी कर लेना चाहिए। जी, आप जो ब्लॉकेज की अगर ये बात करते हैं सर, ये कोलेस्ट्रॉल जो जमता है तो ये ऑल ऑफ अ सडन या ओवरनाइट नहीं हुआ है, इट टुक अ लॉन्ग टाइम। मेरे ख्याल से इवन बचपन से स्टार्ट हो रहा होगा कोलेस्ट्रॉल जमना। तो इसको कैसे मॉनिटर किया जा सकता है, कैसे अवॉइड किया जा सकता है ताकि ब्लॉकेज आपका ना हो? कैसा है कि बचपन से ही हेल्दी फूड हैबिट्स सिखाना चाहिए, स्कूल में भी और घर में भी। आजकल ना जंक फूड्स का बहुत फैड हो गया है जी। जो भी कोई भी आज मतलब बच्चे आजकल ज़्यादातर वो बर्गर खाना है या फिर बहुत फ्राइड वाला चिप्स खाना है, शुगरी फूड्स खाना है, वो सब बचपन से ही अभी चालू हो गया खाना, कोल्ड ड्रिंक्स है ना। पहले कुछ 50 साल पहले ऐसा नहीं होगा। 50 साल पहले सब्जी रोटी दाल जो खाना है वो खाते हेल्दी डाइट है ना, हेल्दी डाइट। अभी ये सब पोर्शन बढ़ गया है, शुगर का पोर्शन बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल का पोर्शन बढ़ गया है, वजन बढ़ रहा है। इवन वो बच्चा मोबाइल पे लगने की वजह से, वर्क फ्रॉम होम से भी स्कूल चालू थे कुछ, इसकी वजह से वेट बहुत बढ़ गया है, बच्चों का वेट बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो इनकी वजह से इनको जल्दी हार्ट डिसीज हो रहे हैं। जो अपन पहले बोलते रहे, पहले तो 50 साल की उम्र के बाद हार्ट अटैक आता, अभी तो ये 30 में भी आ रहा है। तो इसका ये कारण रह सकता है कि एक तो हेल्दी डाइट नहीं है, उसके बाद में एक्सरसाइज नहीं है, बाहर बच्चे खेलते नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है खेलना। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे बड़े होते 15-20 साल के हो जाते हैं, उनको एडिक्शन हो जाता है कुछ चीज़ों का, जैसे टोबैको है या कुछ है ना, बाहर का खाने का। उसके बाद में जो स्ट्रेस लेवल है जो काम पे है या फिर काम की जगह पे स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है जो है, वो भी प्रॉपरली हैंडल करता आना चाहिए।
क्योंकि अगर वो स्ट्रेस में फंस गया तो वो और एडिक्शन बढ़ेगा, सोएगा नहीं, उसकी वजह से जो बैड हार्मोन्स है वो बढ़ेंगे और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ेगा। यानी आपको बॉडी फिजिकली फिट तो रखना ही है, लेकिन आपको मेंटली भी फिट रहना है ना। तो ये दोनों चीज़ रहेगी तो ही ये हार्ट डिसीज को अपन बहुत अच्छे तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। जी। ये थोड़ा सा अपना इंडियन फैमिलीज में जैसे आपने बोला जिस बीमारी का रन ब्लॉकेज होते हैं उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो जिसका अगर हार्ट की जो वेसल है, रक्तवाहिनी जो है, उसके अगर पैथोलॉजिकल सेक्शन से देखा जाए तो उसमें फैटी डॉट्स करके पहले इनिशियल स्टेप होती है वो फैटी डॉट्स। तो एज अर्ली एज एट द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बच्चे में भी वो पाई गई है। गुडनेस। बराबर। तो प्रोसेस वहाँ से चालू हो जाती है। तो इंडियन हैबिट्स, स्पेशली मैं इंडियन मदर्स को ये बोलना चाहूँगा कि जो अपनी हैबिट है, दो चम्मच बोर्नविटा भी डाल देते हैं और 1 चम्मच शुगर भी डाल देते हैं और वो चम्मच आराम से पीता है। हाँ। तो मेरे हिसाब से जो बिगेस्ट एडिक्शन आज इंडियन पीपल्स में है, जो पूरे पॉपुलेशन में, दैट इज शुगर का एडिक्शन सबसे हाईएस्ट एडिक्शन है शुगर का। टोबैको का बाद में आएगा। आइडियली स्पीकिंग या- इन अ डे कितना लेना चाहिए सर शुगर? आइडियली स्पीकिंग। आइडियली एडेड शुगर इज नॉट रिकमेंडेड। रिफाइंड शुगर तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, आप फ्रूट्स में का नेचुरल मीठा खा सकते हैं, हाँ। लेकिन जहाँ तक हो सके आप शुगर मत डालिए। हाँ। और ये शुगर फ्री आने लगे पाउडर्स वगैरह सब, वो सेफ है? दे आर ऑल्सो नॉट वेरी सेफ, हाँ। लेकिन लोग अपनी साइकोलॉजी के लिए लेते हैं। अच्छा। दूसरा एक है, मैं बोलना चाहूँगा कि अपने स्पेशली इन विलेज खाने में मस्त घी डालते हैं, ले बेटा खा हाँ, घी खा घी। हाँ, तो दैट इज ऑल्सो डेंजरस। अच्छा। वो सैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट उसमें ज़्यादा है। हाँ, अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी अच्छा है देन आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है, बर्नआउट हो हाँ, बर्नआउट नहीं हो रहा है, हार्डली दिन में एक बार भी पसीना नहीं निकल रहा है, हाँ। और आप घी पे घी खाते जा रहे हो सुबह शाम। ओबेसिटी। और काफ़ी इंडियन फैमिलीज में रोज शाम को खाना खाने के बाद स्वीट खाने की आदत है। आई थिंक ये सब डाइटरी चेंजेस लाना चाहिए। यानी सर ने जैसा बोला खाने का एकदम बराबर बोला है। मैं इसमें एक ऐड ऑन करूँगा कि जो खाना है, जो सुबह का या दोपहर का खाना है, वो अच्छा खाना चाहिए, हाँ। ताकि आपको दिन भर एनर्जी रहे। हाँ। यानी जो आप खाते हो एनर्जी यूज़ हो जाए काम में। हाँ। और वो जो रात का खाना एकदम कम रखिए, यस। क्योंकि रात पे ज़्यादा यूज़ होने नहीं वाला, आप सोने ही वाले हैं। हाँ। अगर वो यूज़ नहीं होता आपका वजन बढ़ने वाला है और हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ता ही बढ़ते है। हैं। वो जान दो आप, हार्ट का जान दो, आपका पेट के प्रॉब्लम बढ़ते हैं, ये GRD बोलते हैं, वो एसिडिटी के प्रॉब्लम बढ़ते है ना, हाँ। शुगर के प्रॉब्लम बढ़ते, BP के, Correct. ये सब है ही उसी में। इसलिए लंच शुड बी लाइक अ किंग एंड Yeah. डिनर शुड बी लाइक अ पॉपर। Yeah. ये कहावत भी है। ये बहुत अच्छी कहावत है, बहुत हाँ। पहले से कहावत है ये। आपने स्ट्रेस की बात करी, हाँ। तो स्ट्रेस मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, हाँ। उसमें मेन मिटिगेटिंग फैक्टर जो होता है वो है सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन बोले तो पार्क में जा रहे हैं, हाँ। फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है, योगा सेशन चल रहा है, बॉडी एक्सरसाइज कर रही है। That is shown to be one of the strongest factor which has contributed to longevity of life. स्ट्रेस बस्टर्स है। One of the stress busters. Another one of the stress busters is never to retire. Keep yourself active. मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि जैसे गवर्नमेंट सर्विस से कोई रिटायर हो जाता है, suddenly the next day, within a year, his body starts to age very rapidly. However, if you see a person who remains active, जैसे सिने स्टार है, आप देख रहे हैं आज के सिने स्टार, ऑल ऑफ देम आर 50+, बट दे आर सो फिट, दे आर सो एक्टिव. इन्वॉल्व बच्चन इज 79, बट ही इज वर्किंग फ्रॉम 4 AM to 12 PM, करेक्ट। 12 midnight. तो दैट इज द रीजन कि भाई आप अपने आप को एक्टिव रखो, चलाते रहो, मतलब यू शुड नेवर रिटायर। नेवर रिटायर. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. जी। यानी Always try to learn something new. Try to acquire some new skills. नवीन्य आया जिंदगी में तो आपको एक प्रोत्साहन मिलता है कि I have to remain fit, I have to remain active, I have to learn. So these are some things which have been studied by Japanese in great detail. एक शहर है जहाँ 100 से ज़्यादा उम्र की जो है लोग हैं। बहुत लोग रहते हैं. हाँ। इकेगाई नाम की किताब आई है. और फिटनेस मंत्र ये कीप योरसेल्फ एंगेज्ड। Keep yourself engaged. Don't overeat. Stop eating when your stomach is 80% full.
हम बिल्कुल गले तक के खा लेते मिठाई आ रहा है, आने दो आने दो, खा लो, और उसके खा बाद लो। फिर भी खाते सर खाते। हाँ, तो stop eating when your stomach is 80% full. Have more greens in your food, less red meats. Be socially active. Join a club. Go for yoga. Go for exercise in the morning. And try to learn something new even after you are past your retirement age. These are some of the mantras which are सिंपल मंत्र है ये, कोई भी फॉलो कर सकता है जी। Just simple lifestyle. फूड की बात की आप लोगों ने, तो नॉन वेज और वेज में जनरली प्रेफर करते हैं वेज फूड। नॉन वेज में ऐसी क्या चीज़ है कि अवॉइड किया जाए? सर ने अभी कहा कि रेड मीट Red meat, अवॉइड हाँ। करना चाहिए। रेड मीट मतलब क्या है, जो मटन में होता है लाल, उसमें कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज़्यादा होता हाँ है ना। तो आप उसका रिप्लेसमेंट आप फिश या फिर पोल्ट्री यानी चिकन वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, साथ में जो ब्यूटेरिन नाम का बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको नॉनवेज में से ही मिलता है ना। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं और इससे अपन जो बैड कोलेस्ट्रॉल उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर रेड मीट अवॉइड किया तो। तंबाकू तो बोलते ही सर डेंजरस है, साथ साथ में अल्कोहल की भी बात होती है, तो अल्कोहल की लिमिट्स क्या होनी चाहिए फॉर अ नॉर्मल पर्सन कि भाई इसके ऊपर एक्सीड नहीं करना? ऐसा कुछ रेगुलेशन है नहीं सर। हम्म। पहले It should be- पहले एक स्टडी आई थी जिसमें बोलते थे कि 60 ml पर डे इज ओके, ओके। लेकिन वैसा कुछ है नहीं। हाँ, उसके बाद मतलब ये सब काफी myths study है। आई। हाँ, myths है ऐसा। और इंडियन पॉपुलेशन में है हम्म, कि ड्रिंक करते समय ड्रिंक कम खाता ज़्यादा ज़्यादा है। खाते ज़्यादा है। हाँ, हाँ? जी जी। हाँ, उसमें फिर वो देखते नहीं खाते हो कि वो रेड मीट है क्या है कि क्या नहीं। हम्म, तो दैट इज सबसे उसका डेंजरस पॉइंट है। हाँ एक्चुअली अल्कोहलिज्म ऑफ कोर्स स्ट्रेस बस्टर ही है, लेकिन उसके साथ जितना खाते हैं हाँ, दैट इज मोर डेंजरस। yes, yes. there is some benefit of on antioxidants. जैसे रेड वाइन में Red wine में antioxidants antioxidant, रहते हाँ, हाँ। हैं, उनका एडवांटेज है। वो तो एंटीऑक्सीडेंट्स दूसरे सोर्स से मिल सकते हैं, चाहो तो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा उसका जैसे वो मैंने लिमिट में, जैसा आदमी के लिए पहले बोलते थे कि 2 पैक से ज़्यादा नहीं, और लेडीज़ के लिए 1 पैक से ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा होता है तो आपके हार्ट को प्रॉब्लम होने वाला है, बीपी बढ़ने वाला है, हार्ट का डिसीज़ बढ़ने वाला है। तो कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा होती है तो उसके साइड इफेक्ट होने वाले हैं। एनीथिंग दैट इज इन एक्सेस, वो Yes, तो है yes. बिल्कुल। यस यस। एडिबल ऑयल्स की बात करते हैं सर, टीवी पर बड़े बड़े ऑयल्स कंपनी जो है वो फ्लैश करते हैं अपने ऐड कि हमारा ऑयल बेस्ट है, इसमें हार्ट को आपको सेफ रहेगा, ऐसा वगैरह की बातें होती है। तो एक्चुअली ऑयल्स कौन से सेफ है, या ऑयल में भी कुछ ऐसे खतरा है? एडिबल ऑयल्स की बात करें। ऑयल्स में एक्चुअली देखा जाए तो कोकोनट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, जो कि साउथ इंडिया में ज़्यादा यूज़ होता है। अपनी इधर सोयाबीन, सनफ्लावर या अपन बोलते हैं ना ग्राउंडनट ऑयल बोलते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाए तो उनमें भी उतने हार्ट अटैक है जितना अपनी इधर है। ऐसा नहीं कि उनमें बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा कोई प्रूवन Basically- स्टडी नहीं है कि हाँ, ये ऑयल अच्छा हाँ, तो है। बेसिकली ये कि ज़्यादा फ्राइड जो बार बार तेल यूज़ होता है फ्राई में, हाँ, जैसा हाँ, हाँ। एक दुकान में समोसे तली रहे दिन भर उसी तेल हाँ। में, तो वो सबसे खराब तेल है ना। बार बार यूज़ हो रहा है, आप एक बार यूज़ किया उसके बाद में नहीं कर रहा है यूज़, है ना, तो वो सेफ़ है। करेक्ट। हम बात करेंगे सर अभी कि प्रिकॉशंस कौन से लेने चाहिए हमने, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये भी सुना है, मिथ है या फैक्ट है, आप बताएंगे कि शादी विद इन क्लोज रिलेटिव्स अगर करो तो भी इट इज़ नॉट गुड फॉर द हार्ट, फ्रॉम द हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू। स्पेशली ये जिनमें क्लोज रिलेटिव्स में शादी होती है तो उनमें कंजेनिटल हार्ट डिसीज करके है, यानी बच्चा जब पैदा होता है तभी उसके हार्ट में प्रॉब्लम रहता है। कॉमन टर्म जो बोलते हैं छेद है, या लंग्स की तरफ जाने वाली जो रक्तवाहिनी है वो छोटी हो जाती है। उसमें बहुत प्रकार है कंजेनिटल हार्ट डिसीज में, तो उनका प्रमाण काफ़ी बढ़ जाता है अगर आप क्लोज रिलेटिव में शादी करते हो। इसलिए वो अवॉइड करना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जी, आप कुछ? सेम इज द केस फॉर हाँ acquired हार्ट डिजीज, हाँ। लाइक डायबिटीज रहेगा हाँ। या हाइपरटेंशन रहेगा। हाँ। अगर क्लोज रिलेटिव रहेंगे तो हाँ। उनको जेनेटिकली दोनों को हाइपरटेंशन और डायबिटीज के चांसेस Inherit करेंगे। इनहेरिट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एंड कंसिक्वेंशियली उनका हार्ट डिजीज होने का चांसेस भी ज़्यादा है। सो द बेस्ट वे इज़ टू अवॉइड दिस मैरिजेस विद इन क्लोज रिलेटिव्स। बिल्कुल जी। डायबिटीज़ से कैसे हार्ट की तरफ प्रॉब्लम आता है सर, क्योंकि डायबिटीज़ लीड्स टू हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज है। ऐसा देखा जाता है कि नंबर 1 जो हार्ट का प्रॉब्लम होता है वो डायबिटीज़ में ही होता है, क्योंकि अनकंट्रोल शुगर में ये जो खून की नलियाँ होती है हार्ट की बोलो या पूरी बॉडी की, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा घुसता है, ज़्यादा उसमें कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज बैठता है। और साथ में वो कोलेस्ट्रॉल पे कैल्शियम यानी जो अपन चूना बोलते हैं कैल्शियम, वो इतना कड़क और इतना ज़्यादा ब्लॉकेज होता है और इतना ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है कि
उनमें जो हार्ट का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होता है और जल्दी होता है ना, जी, अनकंट्रोल जो शुगर, लेकिन आप उसको कंट्रोल में रख के, शुगर्स कंट्रोल रखे हैं, एक्सरसाइज अच्छा कर रहे हैं, उनका खाना पीना ठीक है, आपका हेल्दी है, फूड हैबिट्स है, तो आप भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं विदाउट एनी हार्ट डिसीज। जी, ये डायबिटीज़ में स्पेशली जो ब्लड वेसल की क्वालिटी है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। ऐसे जैसे नॉर्मल पर्सन को हार्ट अटैक आया तो उसमें एक डिस्क्रीट ब्लॉकेज रहता है जिसमें अपन स्टेंट डालते हैं, उसका अपन बाईपास करते हैं तो उस ब्लॉकेज को निकाल सकते हैं। डायबिटीज़ लोगों में डिफ्यूज कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसको बोलते हैं ना, वेसल की पूरी क्वालिटी ही ख़राब हो जाती खराब है। हो हाँ, ना फिर आप उसमें स्टेंट डाल सकते हैं ना बाईपास कर सकते हैं। दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर बाईपास सर्जरी ऑल्सो। और सर बहुत बार होता है कि डायबिटीज़ में अपन स्टेंट डालते हैं या फिर बाईपास करते हैं, फिर उसके बाद फिर से जो रिस्क फैक्टर्स थे, जैसे शुगर बहुत खा रहे, शुगर बढ़ रहा है, फिर से दवाई नहीं खा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, फिर से चलना फिरना बंद हो गया है, तो उनमें ना फिर से ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। यानी इवन बाईपास और एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी फिर से नए ब्लॉकेज होते हैं, उनमें जो रिस्क है फिर से ब्लॉकेज होने का ज़्यादा है। इसलिए ना आपको रिस्क फैक्टर्स जो है वो भी कम करना है। रिस्क फैक्टर्स यानी शुगर कंट्रोल रखना है, हेल्दी लाइफ रखना है, एक्सरसाइज करना है, वजन कम रखना है, ये सब बातें करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर से होने का चांस बहुत ज़्यादा है। चांसेस ज़्यादा क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं बाईपास हो गया, अभी आई एम ओके नाउ, मेरा हार्ट फिर से जवान हो गया। तो ऐसा है ही नहीं। जो रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अगर आपने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपको फिर से ब्लॉकेज होने वाले हैं। राइट। बाईपास और एंजियोप्लास्टी में उस डिसीज को ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है जिससे ब्लॉकेज हुए हैं। हाँ, आपको सिर्फ सर्कुलेशन रीइस्टेब्लिश कर दिया है। बस, बट दैट डजंट मीन कि वो ब्लॉकेजेस फॉर्म नहीं होंगे। क्योंकि वो डिसीज तो है, उनका आपको ट्रीटमेंट लेना है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जो भी है, करेक्ट। उनका ट्रीटमेंट आपको लेना है। जी, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं सर, और वो है कि कई सारे लोग हैं मिसलीड कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल होता है, आपने कुछ उनका डायग्नोसिस किया, बताया आपको बाईपास कराने की ज़रूरत है, ये आदमी सेकंड ओपिनियन के लिए किसी और डॉक्टर के पास गया, किसी और शहर में गया, और वहाँ पर उसने बताया कि आपको कुछ नहीं हुआ है। एक तो एक कन्फ्यूजन ये रहता है। सेकेंडली, कई बार आपको लोग बताते थे कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, बाईपास करने की ज़रूरत नहीं, हम तो विदाउट ऑपरेशन ठीक कर देंगे। इस किस्म की बातें में लोग आ भी जाते चक्कर में, तो इसके बारे में आपकी क्या राय बनती है? पहले देर इज़ अगर ब्लॉकेज है तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। हाँ। मैंने एक ही उसको कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया कि हाँ। डिफ्यूज कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अगर ब्लॉकेज है तो आइदर आप यू गो फॉर एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी, उसके सिवा दूसरा कुछ ट्रीटमेंट है नहीं अभी तक। ऐसी कोई स्टडी नहीं की जो बोलते कि विदाउट कुछ किए ये ठीक हो सकता है। और जो दूसरी बात आपने बोली कि यहाँ पे ब्लॉकेज दिखे वहाँ पे नहीं दिखे, हाँ। तो ऐसा हो सकता है कि जब एंजियोग्राफी करते हैं तो काफ़ी बार उसको हम खून की गांठ जो थ्रोम्बोस बोलते हैं वो रहा तो शायद आर्टरीज में ब्लॉक दिख सकता दिख है। जाते हैं, हाँ। और उसके बाद जब डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, उस मेडिसिन से वो गांठ निकल भी जाती है। तो हाँ। वो अगर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद फिर से अगर उन्होंने एंजियोग्राफी की फॉर सेकंड ओपिनियन, तो वहाँ पे वो ब्लॉकेज निकला हुआ दिखता है। तो वो गांठ पिघलने की वजह से, लेकिन जैसे सर ने बताया कि जो कैल्शियम अगर डिपॉजिट होता है उससे अगर ब्लॉकेज होता है तो वो कभी नहीं जाता है, ना ही रिग्रेस होता है। दैट इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव। मतलब आप कहीं भी करा लो ये सब? हाँ, कहीं भी करा लो, प्रोग्रेसिव होता है। इंसान की नेचुरल साइकोलॉजी है, हाँ। वो वही बात सुनना चाहता है जो उसको जिसमें बराबर कम से पसंद कम है। तकलीफ कम से कम तकलीफ हो। तो जैसे समटाइम्स वी ऑल्सो प्ले टू द ऑडियंस, हाँ। वी एज डॉक्टर्स। हाँ। सबने मुद्दा मेन ये है कि हमारे कंट्री में फ्री एडवाइस बहुत इज Free of अवेलेबल cost. प्लेंटीफुल हाँ। एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ। तो इंसान ने जब खास करके हार्ट डिजीज़ के बारे में उस विषय में जब वो के डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो देयर मस्ट बी सम एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट, फेथ होना है। देयर शुड बी सम एलिमेंट ऑफ फेथ एंड ही मस्ट बी द एक्सपर्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट। जैसे डॉक्टर साहब कार्डियक सर्जन है, अनूप सर कार्डियोलॉजिस्ट है। यू हैव टू अप्रोच, आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि हम इस विशेषज्ञ या उनके बराबरी के तुलनात्मक डॉक्टर के पास से ही सलाह लें। जनरल पब्लिक में टेल यू मेनी स्टोरीज, जनरल पब्लिक से हम लोग डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आती है जिसका कोई तथ्य नहीं होता है। बिना बाईपास का हो गया इनका काम, बिना एंजियोप्लास्टी का हो गया। डॉक्टर लोग तो जानबूझ के ऐसी दवाएं चालू कर देते हैं ताकि उनका मीटर चलता रहे, वगैरह वगैरह इस टाइप की बातें होती हैं।
परंतु आई थिंक यू शुड ओनली गो टू द डॉक्टर, जो डॉक्टर से आपका faith है, एक्सपर्टीज़ है। जिसका एक्सपर्टीज़ है और जिनकी एक लेगेसी बनी हुई है कि भाई ये अमुक अमुक डॉक्टर इस शहर के जाने माने डॉक्टर हैं एंड ही हैज़ अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड। ऐसी संस्था या ऐसे डॉक्टर से ही जुड़ना चाहिए। राइट। ना कि अपनी पड़ोसी की एडवाइस से। हाँ हाँ हाँ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत मिल जाएंगे सर। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, हाँ। मेनी थिंग्स आर सर्कुलेटिंग। जी। ये बातें जल्दी सर्कुलेट होती है ना। आदमी की बिना psychology- ऑपरेशन का, हाँ। एंजियोप्लास्टी का मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ। जी जी। और लोग बिलीव भी कर लेते हैं सर उसमें। हाँ, खैर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो कुछ मैं जानना एक्सेप्शन चाहूँगा। रहते ही है। जी जी कि- हाँ, एक्सेप्शन तो हर जगह रहेंगे सर। हाँ। तो क्या प्रिकॉशंस लेने को कहेंगे आप तीनों हमारे आम दर्शकों से? प्रिकॉशंस है, मैं ये बोलूँगा कि जिनके घर में भी एट द एज ऑफ 50s के रिलेटिव्स है, उन्होंने उनका कार्डियक चेकअप कर लेना चाहिए एट द एज ऑफ 50। उसमें एटलीस्ट बेसिक ECG, इको इतना तो भी कर लेना चाहिए। जी। Lifestyle has to be corrected. Early cessation of smoking, control of hypertension, control of diabetes, regular exercise, इनके तरफ फोकस रहे तो बहुत सी चीज़ें प्रिवेंट हो सकती मैं कहूँगा कि एक हेल्दी बॉडी भी चाहिए और एक हेल्दी माइंड भी चाहिए। आपने एक अच्छी रेस्ट भी लेना है ना। और हफ्ते में कम से कम 5 दिन वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, जो कुछ एक हेल्दी जो एक्सरसाइज है वो चालू करना चाहिए। इवन आप डांसिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, है ना। जहाँ तो हो सके आप जंक फूड अवॉइड कीजिए, है ना, और आपका वेट कंट्रोल में रखिए, है ना। तो अपन 99% अपन हार्ट डिसीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते। थैंक यू।